हमारे साथ आज की विशेष चर्चा में मौजूद हैं गढ़ा विकास मंच के अध्यक्ष और वार्ड नंबर 44 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी श्री चंद्रमणि राय जी। तो चलिए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। पहले तो भैया आपका हमारे पेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी, हमको भी नमस्कार। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु परिवार के लोग देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। भैया मेरा सबसे पहला सवाल है जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी हाल ही में जो भरौली गोलंबर ब्रिज का निर्माण हो रहा है जी, तो उसमें आपकी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। इसमें बलिया के वर्तमान डीएम साहब ने बोला था कि स्वामी शाहजानंद जी की जो प्रतिमा है उसको हटाने की बात की। इसमें आपने एक आंदोलन भी किया था। देखिए आप क्या चर्चा करना चाहते हैं? मेरा कहना यह है जी कि यह जब पार्क बना जी और पार्क जब बना और स्वामी जी की जब यहाँ मूर्ति रखी गई थी जी जी उस समय हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, लेकिन जो भी हमारे अभिभावक लोग हैं इस इलाके इस क्षेत्र के लोग, जिन्होंने बड़ी त्याग तपस्या और बलिदान से इस पार्क पे उनको स्थापित किया गया जी। तो हम लोग बचपन से इस चीज को हम लोग देखते आ रहे हैं। जैसे मेरे पिताजी स्वर्गीय हरिशंकर राय जी जो जी गढ़ा विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष रहे हो, तो वो उनकी जो संघर्ष इस पार्क को लेकर थी और इस इलाके के लोगों में जो प्यार था, उनके प्रति जो लगाव था, तो उस चीज को हम बचपन से देखते आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब ये मामला मीडिया में आया कि ओवरब्रिज बन रहा है और कहीं ना कहीं स्वामी जी को हटाने की बात की जा रही थी, उस समय 20 से 25 मीटर हटाने की बात जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया था, तो इस पे हम लोगों ने एक बैठक किया और बैठक में यह निकल करके आया कि नहीं, इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और आज भी हम लोग उसी चीज पे अड़े हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जी जी। अभी पार्क से दक्षिण की तरफ चल रहा है, उनको भी उसी तरह रखा गया है, ढका गया है जी, ढका गया है। अभी इस पे विचार विमर्श सभी अधिकारियों से भी वार्ता हो रही है जी, ताकि कैसे उनको वहां हम लोग रखें, रहने दिया जाए। उनके साथ छेड़छाड़ होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाएगा। जी जी, यही है। स्वामी जी की मतलब मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ किसानों के नेता, किसान के भगवान जी। और वो धूल मिट्टी में ही वो रहते हैं। हमने तो अधिकारी से कहा जी, मूल के जो अधिकारी है उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो धूल मिट्टी, तो हम बोले उनसे, करे वो किसान ही है, वो धूल मिट्टी में ही रहते हैं और उनकी दिशा पूरब की तरफ है और वही रहेगी। सब कुछ देखते रहते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। जी जी। और अभी भरौली गोलंबर से जब बात शुरू हुई तो भरौली गोलंबर पे इस समय बहुत ज्यादा जाम लग रहा है। NH31 का आप देख रहे हैं कि NH31 पे लगातार एक्सीडेंट, लोग एक्सपायर कर रहे हैं और लगातार जाम। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात होता है, गढ़ा विकास मंच का मैं अध्यक्ष होने के नाते जी, इस चीज को मैं बहुत बारीकी से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ घर भी है और यहाँ कुछ घटनाएं होती हैं तो बहुत कष्ट और दर्द भी होता है। मैं कई बार घायल होने से मैं भी बचा हूँ जी। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो हमारे ऊपर के जो अधिकारी है, अभी कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले डकबंगले पे एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें जिलाधिकारी महोदय थे जी और मंत्री जी हमारे बलिया के दयाशंकर सिंह जी थे, जी जी, नारद राय जी थे, सभी लोग उपस्थित हुए थे उस मीटिंग में। तो हमारे इलाके में एक उत्साह था, चलिए रोड चौड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब लगा कि जैसे एकदम अब काम हो जाएगा तो यहाँ एक्सीडेंट रुक जाएगा। हम लोग को लगा कि चलो यार कैसे भी हो निदान हो जाए। बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जाम में हम लोग भी फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाता है तो बहुत कष्ट होता है। जब ये ओवरब्रिज बना, ओवरब्रिज तो चालू कर दिया गया और रोड जैसा था पहले वैसा ही है जी, तो जाम तो स्वाभाविक है कि लगेगा। मैं कई बार आग्रह किया हूं, मैं बहुत जल्द 2-4 दिन में जिलाधिकारी महोदय से इस विषय पर मिलूंगा और बाकायदे इसके लिए अगर मुझे धरना भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। क्योंकि मैंने सबको अब देख लिया, हम लोगों ने सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी जी, लेकिन सही बात यही है कि सभी लोगों ने इस विषय पर चुप्पी साध रखी है। कोई इस पे आवाज नहीं उठी, कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता पीस रही है, जनता इसे पीस रही है, जनता मर रही है।
आए दिन रोज एक्सीडेंट होते रह रहे हैं। अभी कल परसों में नारायण तो भैया इस इलाके में जो रह रहे हैं वही लोग न मर रहे हैं ज्यादा। जी, मरने की संख्या आप देख लीजिए। तो दर्द उनको कैसे होगा? अगर किसी दिन अगर किसी विधायक मंत्री अगर लड़का मर जाए तब उनको समझ में आएगा, तब उनको दर्द का एहसास होगा कि किसी गरीब का बेटा मरता है, किसी किसान का बेटा का परिवार मरता है, बाप मरता है, तो कितना कष्ट होता है। जिस दिन मरेगा कोई उनका तब कष्ट होगा, अभी उनको कष्ट नहीं होगा। इस बात का बेहद दुख है हमें जी। और जरूर हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। एक सवाल और है, इस बार आपको क्षेत्र में काफी सक्रिय देखा जा रहा है और चर्चाएं भी है कि इस बार सामान्य सीट आने पर वार्ड नंबर 44 अब जिला सदस्य पंचायत हेतु जिला पंचायत सदस्य हेतु आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने पोस्टर तो हमने लगाया है जी। अब बस यही है कि देख रहे हैं कि सामान्य होगा तो लड़ा जाएगा। क्योंकि मामला ये है कि मेरे पिताजी 2000 में चुनाव लड़े, उस समय तरकस चुनाव चिन्ह था उनका, चुनाव हार गए। फिर मेरी माताजी 2005 में लड़ी, उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह था, वो भी चुनाव हार गई। तो दोनों चुनाव में मैं छोटा था लेकिन ज्ञान था और मैं अपने पिताजी के दर्द को बेहद महसूस कर सकता हूँ। वो जब दिन याद आता है तो मन दुखी हो जाता है। जी। क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था मेरी माताजी को घूमने से, किडनी का उनको प्रॉब्लम था। और मुझे वो दिन याद है कि मेरी माँ पूरे दिन इलाके में घूमती थी, वोट मांगती थी और मेरी माँ रात भर जगी रहती थी, उनका पूरा पैर सूज जाता था। तो उस दर्द को हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी को दर्द को किसी ने नहीं समझा और न ही मेरे माताजी के दर्द को किसी ने नहीं समझा। लेकिन मैं उनका लड़का हूं तो मुझे तो दर्द होगा ही। सही बात है। और बस एक टीस है कि जो एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन समाज में खपा दिया। मेरे पिताजी, मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो मेरे पिताजी कभी ये नहीं पूछते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि जब हम लोग की आँख खुलती थी तो वो गायब हो जाते थे। वो सुबह निकल जाते थे, सो जाते थे हम लोग तो वो आते थे, तो मुलाकात हम लोग की नहीं होती थी। फोन का जब जमाना आया तो फोन हम लोग करते थे, तो मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, बाद में बात करते हैं। तो वो सिर्फ समाज के लिए जिए। इस बात का भी कष्ट आता है कि मेरे पिताजी समाज के लिए जिए, लेकिन ये समाज शायद मेरे पिताजी को नहीं समझा उस लायक। वही एक टीस है जिसको हकदार थे। जी, बस वही एक टीस है मन में कि शायद जो भी जनता है वार्ड नंबर 44 की एक बार शायद समझ ले हमको भी। मतलब आप अपने पिताजी जो कि अपने क्षेत्र में सबसे सक्रिय, जी, मतलब सुख दुख में किसी के भी हमेशा शामिल हो, तो बहुत सक्रिय थे। आज भी कोई घटना होती है तो लोग कहते हैं कि आज हरिशंकर राय जी होते तो ये नहीं होता। जी, हम लोग भी मतलब ये चर्चा का विषय आज भी रहता है। देखे मुझे मन में होता है कि चलिए मेरे पिताजी को नाम तो लोग ले रहे हैं, इस बात के लिए भी मुझे होता है कि चलिए कहीं ना कहीं वो भी तो सुन ही रहे होंगे। तो आप अपने पिताजी का जो उनका नजरिया और जो उनका विजन था उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। बस एक बार मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बार अगर जनता बना देती है, जी, अगर एक बार, तो मैं उनके जो सपना था, उनका जो विजन था जिला पंचायत वार्ड नंबर 44 में, जी जी, कि उन क्या कर सकते थे वो मैं जरूर करना चाहता हूँ। जी, बस यही आशा और उम्मीद के साथ आया हूँ। एक बार मुझे मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि मैं लगभग दूसरी पीढ़ी में चल रहा हूँ। एक सवाल और है, लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या अगर मान लिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या इस बार अगर मान लीजिए पार्टी आपको समर्थन नहीं करती है तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ा विषय है कि पिछली बार भी मैं तैयारी में था, क्योंकि बैकवर्ड आ गया, ओबीसी सीट हो गया, तो पार्टी का निर्देश भी था कि किसी को लड़ाना ही है, तो हमने भी समर्थन किया। मैंने तो खुल के प्रचार भी हम लोगों ने किया। जीतना हारना अब अपने बस की तो बात है नहीं, जनता जिसको वोट करेगी वो चुनाव जीतेगा। तो अगर सामान्य होता है
तो मुझे उम्मीद है कि मुझे जरूर टिकट मिलेगा, क्योंकि मैं सेवा ही कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। जी जी। अगर टिकट नहीं मिलती है तो इस पर विचार जरूर किया जाएगा कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं हूँ। अपने लोगों से बैठ के वार्ता की जाएगी, उस पर बात विचार किया जाएगा। लोगों का समर्थन मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, देखा जाएगा उस समय। वो तो उस समय की बात है कि क्या किया जाएगा। जैसे आप सामान्य से आते हैं, सामान्य से और भी कैंडिडेट मैदान में आ रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा? देखिए, सबकी अपना अपना वो होता है जी। जो भी चुनाव लड़ता है, सब अपना अपना समीकरण लेकर लोग चुनाव लड़ते हैं। तो मेरा भी कुछ सब समीकरण है मेरे पास, जिस समीकरण के साथ मैं आया हूँ। अगर मुझे टिकट मिलता है, मैं जरूर कुछ ना कुछ अपने को सफल मान रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं सफल हो जाऊंगा। और जो और लोग आएंगे तो अपना विजन लेके चलते हैं लोग। क्या वोट तो जनता को देनी है। जी, सही बात है। अब जनता जिसको पसंद करेगी उसको वोट मिलेगा। अब मैं तो यही कहता हूं बार बार कि जितने लोग प्रत्याशी अभी मैदान में दिख रहे हैं, अभी तो सब नाम क्लियर भी हो चुका है, उनसे अगर एक बार ये पूछा जाए कि जब से आप चुनाव लड़ने के लिए आप मैदान में आए हैं, या चुनाव लड़े हैं, या चुनाव लड़ना चाहते हैं, समाज में आपका योगदान क्या रहा है? समाज में योगदान आपका क्या रहा है? क्योंकि हम लोग गरीब बेटियों की शादी भी हम लोग कराते हैं, और आज भी सभी लड़कियों से मेरी वार्ता भी होती है। उनका हर दुख सुख में मैं खड़ा भी रहता हूँ, या मंच खड़ा रहता है। गढ़ा विकास मंच में हमेशा शादी होती है। बिजली की समस्या होती है तो उसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, और ये दिखता भी है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर सामाजिक जीवन में अगर वो आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़, जनता मूर्ख नहीं है। पहले वाली थोड़ी है कि गांव के लोग एक व्यक्ति कह देते थे कि आज फलाने को वोट दे देना है, पूरे गांव के लोग वोट दे देते थे। अब तो सभी लोग समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, बताने की भी जरूरत नहीं है जी। और हमें नहीं लगता है कि, एक तो हम सबसे बड़ी बात है कि हम जात की राजनीति करते भी नहीं है, हम सबको लेके चलते हैं। आज हमारे पास समाजवादी पार्टी के हमारे यहाँ विधायक जी हैं, यादव जी लोग का भी फोन हमको आता है तो मैं मदद करने के लिए जाता हूँ। हमारे हरिजन भाई लोग आते हैं, उनका भी मैं मदद करता हूँ, मैं सबका मदद करता हूँ। जो हमारे अपने हैं मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक सवाल ये है कि फेफना विधानसभा के अंतर्गत हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, तो क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर? परिवर्तन तो हमें लगता है कि बिल्कुल होगा। अभी मैं एक वाक्य आपको बता रहा हूं, मैं कल अपने फेसबुक पे भी डाला था। जी जी। फेफना के जो विधायक जी हैं वो ट्रांसफार्मर दिए हैं भरौली में। अब ये बताइए, मैं कल से बहुत परेशान हूं इस चीज को लेकर के कि सिर्फ यादव जी लोग के लिए वो ट्रांसफार्मर लगा है, वहां और तो बिरादर के लोग हैं, आपको वोट दिए हो न दिए हो अलग विषय है, लेकिन आप विधायक हमारे भी हैं, तो क्या मुझे बिजली नहीं मिलेगी? आप पावर में आएंगे तो? काहे नहीं। आप विधायक आज बन गए हैं तो क्या मुझे बिजली नहीं देंगे? आप जात में बांटेंगे बिजली को भी? इस बात का मुझे बहुत दुख है। और मैं एक वाक्य और बताना चाहता हूं, आम जनता सुन रही होगी मेरी बात को, कि पावर हाउस, बसंतपुर पावर हाउस पे जब ट्रांसफार्मर की बात आई थी तो उस समय एक अखबार में न्यूज चला था कि विधायक जी जो अपने फंडिंग से दिए हैं, यह बात आई थी उस समय, और उस समय यह चर्चा का विषय हुआ था कि विधायक जी ट्रांसफार्मर दिए हैं। लेकिन मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, मैं प्रभारी मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मैं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस दर्द को समझा, और जब बिजली विभाग की टीम आई थी लगाने के लिए तो हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछा कि क्या यह संग्राम सिंह यादव जी दिए हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी बिजली विभाग की टीम ने दी है, बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा, विजिलेंस टीम जो अपनी टीम होती है उनकी, सरकार की फंडिंग के तहत तो 5 करोड़ की लागत से वो लगी है। उसमें भी मैंने जन सूचना सुनवाई से भी मांगा था, उसमें रिपोर्ट आया था कि नहीं, ये विधायक निधि से नहीं आया है ट्रांसफार्मर। तो हमारे विधायक जी झूठे भी हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है, अब एक एक चीज तस्वीर क्लियर हो जाएगी, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
अच्छा एक बात बताइए हमको, उपेंद्र तिवारी चुनाव हार गए हैं, उपेंद्र तिवारी जी चुनाव हार गए हैं, और उसके बाद आज भी हमें नहीं लगता है कि कोई बजा बजा कर या घर घर जाकर घूमता होगा। और वहां से नहीं घूम रहे हैं, मंत्री थे उस समय भी वो घूमते थे और आज भी वो घूम रहे हैं पदयात्रा। मैं आपको एक बात बता दूं कि 2017 के चुनाव में मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, संग्राम सिंह यादव जी के साथ था, और मैं उनसे, उस समय विधायक थे उपेंद्र तिवारी जी, उससे उस समय जब विधायक हुए तो मैं उनके साथ नहीं था, वो मंत्री हुए 17 में, तो मैं 19 में भारतीय जनता पार्टी में आया था। लेकिन उनके कार्यों को देख करके मैं कायल था, उनके मेहनत को देख करके मुझे लगा कि वास्तव में नेता का जो एक गुण होना चाहिए वो हमारे उपेंद्र तिवारी जी में है। भले वह चुनाव हार गए हैं, चुनाव हारने और जीतने से ये आप नहीं तय कर सकते हैं कि कौन नेता क्या है कौन नेता नहीं है, लेकिन आज अच्छा पुछार लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत से नेताजी लोग पुछार कर रहे हैं। पहले लोग पुछार करते थे, नहीं करते थे, यह सीख उपेंद्र तिवारी जी ने ही दिया है। लोग नहीं तो चुनाव के समय सभी लोग जाते थे और एक अनाउंस हो जाता था कि फलाने को वोट देना है, फलाने को टिकट मिल गया है, लेकिन आज लोग घर घर जा रहे हैं, उसके मात्र अगर कोई है तो उपेंद्र तिवारी है। अगर जनता की पूछ हो रही है तो उसके देन उपेंद्र तिवारी हैं, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी लोग हर लोग के दरवाजे पे जा रहे हैं। पहले तो लोग कोई नहीं जाता था, आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, किसी के घर कोई नहीं जाता था, लेकिन उपेंद्र तिवारी सबके घर जाते थे और आज भी जाते हैं। तो भाई वो मेहनत कर रहे हैं और हमें लगता है कि इस बार जो पिछली गलती हो गई है, हो सकता है कि जनता इस बार आशीर्वाद अपना दे दे और देगी भी। सब सीधे आप कहना चाहते हैं कि जो परिवर्तन तय है? परिवर्तन तय है जी। तो एक सवाल और है जो कि थोड़ा सा राजनीति से हट के है जी। लोगों के मन में जिज्ञासा है कि अगला गढ़ा महोत्सव कब होगा? देखिए हम एक बात बता दें कि जो हम लोग गढ़ा महोत्सव अपने ग्राउंड में कराते थे, जो यह सामने ग्राउंड था खाली था, खैर वो तो किसान का ही है जमीन, इनफील्ड एक्सप्रेसवे बन गया है जी, लेकिन हो सकता है कि खरमास बाद हम लोग इस विषय को लेकर के मीटिंग करके घोषणा करेंगे कि नवंबर दिसंबर में हम लोग इस बार गढ़ा महोत्सव कराएं, और शादी जो हम लोग कराएंगे इस बार संख्या बढ़ेगी हमारी जी, और विधिवत तरीके से हम लोग कराएंगे इस बार गढ़ा महोत्सव, भव्य तरीके से कराएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अगर हमारा वार्तालाप आप लोगों को पसंद आए तो इसको शेयर करिए और भैया के आवाज को और आगे तक पहुंचाइए। धन्यवाद।